अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद इकरा इकबाल। इस वीडियो में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि नज़रिए पाकिस्तान। इस वीडियो में हम बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ साथ हम वर्ड आइडियोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। आइडियोलॉजी के हम ओरिजिन, मीनिंग, डेफिनेशन, इमर्जेंस, इम्पॉर्टेंस और किसने इसको प्रपोज किया, इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वर्ड आइडियोलॉजी, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, आइडियोलॉजी यानी कि नज़रिया या ख्याल। वर्ड आइडियोलॉजी पहली दफ़ा ओरिजिनेट हुआ फ्रेंच वर्ड आइडियोलॉजी से, जिसका मीनिंग है साइंस ऑफ आइडियाज़, यानी कि नज़रिए की साइंस। इसको पहली दफ़ा प्रपोज किया एक फ्रेंच फिलोसोफर डी ट्रेसी ने, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। अगर हम आइडियोलॉजी की डेफिनेशन को देखें तो ये हमें बताती है कि आइडियोलॉजी एक ऐसा सेट है एम्स का, आइडियाज़ का, जो कि किसी शख्स के गोल्स, एक्सपेक्टेशंस और एक्शंस के मुतल्लिक बताता है। देखिए, जैसे कि यूनाइटेड इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख और दूसरी बड़ी नेशंस आबाद थी। तो मुसलमान जो है उन्होंने एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड की। और उन्होंने डिमांड क्यों की? क्योंकि वहाँ पे वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारना चाहते थे। तो उन्होंने इस्लाम को एज अ बेस बनाया, उन्होंने एक अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया और अपनी एक डिमांड जो है पुट की सेपरेट होमलैंड की, और वो उसको हासिल करने में कामयाब भी हो गए। तो एक ख्याल आना, ख्याल को हासिल करना, एक वर्ड में अगर हम बात करें तो आइडियोलॉजी कहलाता है। वर्ड आइडियोलॉजी की तो ये हो गई डेफिनेशन। अब आइडियोलॉजी कब इमर्ज होता है? आइडियोलॉजी जो है हमेशा क्राइसिस की सिचुएशन में इमर्ज होती है, और ये हमेशा सोसाइटी के उन ग्रुप्स के दरमियान इमर्ज होती है जो कि अपनी सोसाइटी से सेटिस्फाइड नहीं होते और मुतासिर हुए हुए होते हैं। जैसे कि यूनाइटेड इंडिया में मुसलमान न सिर्फ रिलीजियसली बल्कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर लिहाज से एक्सप्लॉइटेड थे, मुतासिर हुए हुए थे, अपनी सोसाइटी से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने एक आइडियोलॉजी सेट की, एक सेपरेट होमलैंड की। तो उन्होंने इस तरह, मुसलमानों ने एक सेपरेट होमलैंड हासिल कर लिया एक आइडियोलॉजी सेट करके। इसके बाद बात करें कि आइडियोलॉजी की इम्पोर्टेंस की। आइडियोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? आइडियोलॉजी जो है एक सिमिटिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करती है, और ये एक लाइन ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती है। किसी भी एक न्यू सोशल सिस्टम की इस्टेब्लिशमेंट के लिए आइडियोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये सब था आइडियोलॉजी के रिलेटेड। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में। उससे पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान जो है एक 57th नेशन स्टेट है। किसकी? यूनाइटेड नेशंस की, जिसको हम अक़वाम मुत्तहिदा भी कहते हैं। तो जब पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ तो यूनाइटेड नेशंस में जो डिफरेंट नेशंस आती हैं उनमें 57 नंबर पे कौन था? पाकिस्तान था। अब पाकिस्तान जो है कब इमर्ज हुआ? पाकिस्तान एक स्वेरिन स्टेट के तौर पर 14 अगस्त 1947 को इमर्ज हुआ। अब दुनिया में कौन सी और कितनी ऐसी आइडियोलॉजिकल स्टेट्स हैं? पाकिस्तान और इसराइल, पूरी दुनिया में दो ऐसी कंट्रीज़ हैं या स्टेट्स हैं जो कि आइडियोलॉजिकल स्टेट्स के नाम से जानी जाती हैं, जिनकी बेसिस जो है वो आइडियोलॉजी है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बेस कर रही थी दो चीज़ों पे। पहला इस्लाम और दूसरा टू नेशन थ्योरी। जी, इस्लाम एक वाहिद ऐसा नुक्ता था जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है एक सेपरेट कंट्री, इस्लामिक कंट्री इमर्ज हो सका। अगर इस्लाम ना होता तो पाकिस्तान का वजूद नामुमकिन था।
क्योंकि इस्लाम जो है यूनाइटेड इंडिया में दूसरी अक़वाम से मुसलमानों को डिस्टिंग्विश कर रहा था, क्योंकि इस्लाम जो है वो तालीम देता है एक वाहिद खुदा की, तौहीद की। और इस्लाम बताता है कि एक वाहिद खुदा को ही मानो और उसी की इबादत करो, जबकि यूनाइटेड नेशन में हिंदूज़ और बाकी दीगर मज़ाहिब के लोग मुख्तलिफ खुदाओं को मानते थे। तो ये चीज़ जो थी, ये जो अकीदा था मुसलमानों को दूसरे लोगों से जो कि इंडिया में रह रहे थे उनसे मुख्तलिफ कर रहा था। तो इसकी बेस पे पाकिस्तान एक सेपरेट होमलैंड मुसलमानों को दे दिया गया। उसके अलावा जो है मुसलमानों की ये डिमांड थी कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। कुरान और सुन्नत जो है हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का दर्स देते हैं। ये हमें इक्वालिटी का दर्स देते हैं। जैसे कि इक्वालिटी को बेस बनाया पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में, इस्लाम कहता है कि सब बराबर हैं, कोई किसी पे बरतरी हासिल नहीं रखता। जैसे कि कायदे आज़म ने भी अपनी स्पीच में बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि किसी को किसी पे फ़ोकियत हासिल नहीं, सब बराबर हैं, भले ही वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। तो बना राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया में मुसलमान ये मुश्किल जो है माइनॉरिटी के तौर पर जाने जाते थे। हालांकि वो मेजॉरिटी में थे, लेकिन वो माइनॉरिटी के तौर पर जाने जाते थे और हमेशा उनको उनके राइट्स नहीं मिले। तो इनकी ये एक सेपरेट होमलैंड हासिल करने के लिए मुसलमानों की जो डिमांड थी वो उसमें ये भी शामिल था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जैसे कि कायदे आज़म ने भी अपनी स्पीच में बिल्कुल क्लियर किया है कि माइनॉरिटीज़ को हमेशा उनके राइट्स मिलेंगे। और मुसलमानों को इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए था, इसलिए भी एक सेपरेट होमलैंड की उन्होंने डिमांड रखी। और सबसे एंड में ये है कि टू नेशन थ्योरी वाहिद एक ऐसा पॉइंट था इस्लाम और टू नेशन थ्योरी, क्योंकि टू नेशन थ्योरी एक यूनाइटेड इंडिया में दो तरह की मेजॉरिटी में जो है कौमें आबाद थी, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। तो इन दोनों के ना सिर्फ अकायद मुख्तलिफ थे, बल्कि कल्चरली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली हर लिहाज से जो है हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। और ये हमें किसने बताया? ये हमें सर सैयद अहमद खान ने बताया कि मुसलमान जो हैं एक सेपरेट नेशन है बरसगीर में, और वो एक मेजॉरिटी में है। तो उनको जो है एक सेपरेट जो है होमलैंड हासिल करना चाहिए, जहाँ पे वो अपने इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ना अपनी पोइट्री के ज़रिए, अपनी जो कलाम के ज़रिए एक्सप्लेन किया अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मुसलमानों को उस क्राइसिस सिचुएशन में आगाह किया अपनी पोइट्री के ज़रिए। इसीलिए अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ या मुसव्विर पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। और इसको पॉलिटिकली अगर हम देखें, हिस्ट्री में ट्रांसलेट किया है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने।